my channel, students. This video is for standard 10th, chapter 5th, heat, and this is fourth part of this chapter, specific heat capacity. तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम किसे कहते हैं. ठीक है, तो आपके बुक में एक इस तरीके का एक फिगर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और उसमें बताया गया है कि 3 बॉल्स हमने लिए हैं. ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन करा देती हूँ, इसके बाद आगे बढ़ेंगे. तो एक 3 बॉल्स हैं, उन तीनों बॉल्स को हमने वाटर में डाला है, उबलते पानी में डाला है और सेम समय के लिए डाला है. ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को आधे घंटे के लिए और किसी को 15 मिनट्स के लिए, ऐसा कुछ नहीं है. ये जो बॉल है तीनों भी, इनका मास भी बिल्कुल एग्जैक्टली है कि अगर 5 kg का, ये अगर 5 kg बहुत ज़्यादा हो गया, 1 kg का अगर ये है तो ये भी 1 kg का है, ये भी 1 kg का है. ठीक है, तीनों इक्वल मास के हैं और हमने इक्वल समय के, सेम समय टाइम के लिए बॉइलिंग वाटर में से डाल दिया है. अब उसे निकाला और फिर हमने ये वैक्स का बॉक्स है जो वहाँ उस पर उसे रख दिया, तीनों बॉल्स को रख दिया. ठीक है, तो ये जो तीनों बॉल्स हैं, ऐसा होना चाहिए था. ये क्योंकि बॉइलिंग वाटर से निकले हुए हैं तो इन्होंने क्या किया है, हीट तो अंदर ले ली होगी, हीट एब्जॉर्ब कर ली होगी, और अब वो हीट किसे देने वाले हैं, तो इस वैक्स को देने वाले हैं. ठीक है, वैक्स को हीट देंगे तो ये बॉल थोड़ा अंदर जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वैक्स गर्मी से पिघल जाता है. थोड़ा अंदर जाएगा और थोड़ा अंदर जाएगा और थोड़ा अंदर जाएगा और थोड़ा अंदर जाएगा और ये यहाँ तक आएगा. ओके, उतने ही समय में ये जो बॉल था, मतलब ये कॉपर से बना हुआ था और ये आयरन से बना हुआ था और ये लीड से बना हुआ था. ठीक है, ये जो सेकंड बॉल था ये उतने ही समय में यहाँ तक आया और रुक गया, और ये जो थर्ड वाला था, लीड जो था, लीड से बना हुआ जो बॉल था, ये उतने ही समय में बस यहाँ तक आया. तो आपको ये ऑब्जर्वेशन आया होगा कि ये जो बॉल है ये ज्यादा अंदर गया डीप, ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, और ये सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है. तो इसका मतलब क्या है, हम पढ़ेंगे. इसी का मतलब क्या है कि ये जो अलग अलग मेटल्स हैं, मेटल के जो बॉल है, इनकी हीट एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है ये अलग अलग है. इसने ज़्यादा हीट क्या एब्जॉर्ब की थी वाटर में से, तो इसीलिए ये ज़्यादा अंदर गया, ये थोड़ा कम गया, और इसने थोड़ी और बहुत ही कम एब्जॉर्ब की थी उतने ही समय में, इसलिए ये बहुत ही कम गया. तो इसी को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कहेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर हमने मेटल लिया तो स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल कहेंगे. क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं. आपकी बुक में कुछ दिया है, द अमाउंट ऑफ, हाँ डेफिनेशन दी है, इसे देख लेते हैं. ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसे हम स्पेसिफिक हीट कहेंगे क्योंकि एक पर्टिकुलर मेटल जो है वो उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो उसकी स्पेसिफिक हीट हुई. क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं. अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a unit mass of an object by 1 degree Celsius is called the specific heat of that object. Definition क्या कहती है? किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी भी मेटल के लिए या सब्सटेंस के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जितनी हीट लग रही है, किसके लिए लग रही है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास. एक हमने फिक्स मास लिया है और उसे अपना टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट लग रही है उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट की वो स्पेसिफिक हीट हो गई. क्लियर स्टूडेंट? जैसे एक बार क्लियर करती हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, कितना तो होगा, स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, 12 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, जो भी है. तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 12 डिग्री है तो 12 डिग्री से 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, मतलब 13 बढ़ाने के लिए, 15 है तो 15 से 16 बढ़ाने के लिए, या 16 है तो 16 से 17 होने तक, मतलब केवल 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट उसे लगती है उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं. अब आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा. तो स्पेसिफिक हीट की दिस इज द डेफिनेशन. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट दिया है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर सी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है हम सी से डिनोट करते हैं. इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस होता है, और सीजीएस यूनिट जो है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है. ये सब चीजें ध्यान में रखने जैसी. ओके, अब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का उसकी स्पेसिफिक हीट हमें निकालनी है ना, तो हम कैसा निकालते हैं, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब. अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, एब्जॉर्ब किसी ऑब्जेक्ट द्वारा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया है,
दोनों कंडीशन हो सकती है, एक तो एब्जॉर्ब भी हो सकती है या फिर हीट एनर्जी को बाहर निकाला, ऐसा भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम अगर कोई वस्तु ऑब्जेक्ट जो है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उस समय पे उसका मास भी अगर फिक्स है 1 kg एक यूनिट मास है उसका, सी मतलब स्पेसिफिक हीट जो दिया है कैपेसिटी, वो भी हमें लिखना होगा, वो हम सी से डिनोट करेंगे। और डेल्टा टी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा ना। मान लो पहले 12 रहा होगा, 12 रहा होगा और बढ़कर हो जाएगा 15, तो ये डेल्टा टी के लिए हम क्या करेंगे, इस 15 में से 12 माइनस करेंगे, मतलब T2 माइनस T1। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से ये हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ऐसा करके हम इनका माइनस करके जो आंसर लिखेंगे वो डेल्टा टी होगा। जो चेंज इन टेम्परेचर जिसको बोलते हैं उसे हम डेल्टा टी कहेंगे। क्लियर? तो कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है वो जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसका मास देखेंगे, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखेंगे और टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर देखेंगे। इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की। एक्चुअल में क्या होता है, क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आता, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि हम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो हम इसे लिखेंगे कैसे, गिनेंगे कैसे, हमको ये सब चीजें ध्यान में नहीं आती। तो आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, मेरे पास रेडीमेड फॉर्मूला है, फिलहाल मैं इस रेडीमेड फॉर्मूला से ही हीट कितनी एब्जॉर्ब की है वो पढ़ूंगा, और जब हम इसके बारे में डीप पढ़ते हैं तो धीरे धीरे नॉलेज अपने आप आते जाएगा। फिलहाल आपको यही ध्यान में रखना है कि कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, देन वी विल राइट द प्रोडक्ट ऑफ हाउ टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, तो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू सी, दैट मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उस मटेरियल का, जो भी मटेरियल हमने यूज किया है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड चेंज इन टेम्परेचर, इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा उतनी हीट उसने एब्जॉर्ब की है। अब वैसे ही कोई कंडीशन में ऐसा भी होगा कि हीट लॉस्ट की होगी, है ना, तो हीट लॉस की जैसा प्रॉब्लम आएगा तो मैं वैसे पढ़ाऊंगी आपको, बट अभी फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई वस्तु हीट लॉस भी कर सकती है। ठीक है, तो हीट एनर्जी लॉस्ट अगर हमें देखना है तो वही सेम फॉर्मूला हमें यूज करना है, एम इंटू सी, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इंटू सी, मतलब स्पेसिफिक हीट। हर एक वस्तु की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है, वाटर की अलग होती है, लोहे की अलग होती है, कॉपर की अलग होती है, सबकी अलग अलग है, तो वो स्पेसिफिक हीट और चेंज इन टेम्परेचर सेम फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हीट लॉस्ट कर रहा है, मतलब पहले अगर 12 डिग्री रहा होगा तो बाद में उसका क्या हो जाएगा, 8 डिग्री पे आ जाएगा, वो 7 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा था लेकिन यहाँ पर हीट लॉस्ट कर रहा है, इसलिए उसका टेम्परेचर उतर जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो भी फाइनल आंसर रहेगा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, दोनों का माइनस करके जो भी चेंज आएगा उसे हम डेल्टा टी कहेंगे। तो इन तीनों का प्रोडक्ट करके आपका आ जाएगा हीट एनर्जी लॉस्ट, कितनी हीट एनर्जी लॉस्ट की है उस ऑब्जेक्ट ने, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। वैसे स्टूडेंट आपकी बुक में जो है वो दिया है, मैं क्लियर करा दूं कि ये जो चार्ट दिया है ये स्पेसिफिक हीट का चार्ट है, आपको इसे ध्यान में रखना है। और दूसरा यहाँ पर वाटर का जो दिया है ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। क्लियर? क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको लिखने के लिए आएगा, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब आपको वाटर का तो ध्यान में रखना ही होगा, 1। ओके, बाकी चीजें तो है पर वाटर का ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हीट एक्सचेंज पर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हीट एनर्जी। हीट एक्सचेंज क्या होता है? सो इफ व्हाट वी कैन से, heat is exchanged. If heat is exchanged between hot object and cold object, what will happen? Cold object, the temperature of the cold object goes increasing. इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा है, ठंडी और गर्म चीजों के बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा है, ये कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। तो इसका टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब किया या गेन एनर्जी गेन किया। दूसरा क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट गोज डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीजिंग होगा? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी को लॉस कर रहा है, इसे ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, जब हम टिफिन लाते हैं, आप देखो तो आपकी मम्मी गर्म टिफिन भर के देती है और बाजू में आप ठंडी बॉटल भी लेके आते हो उसी टिफिन बॉक्स में, तो क्या होता है,
स्कूल में आते तक थोड़ी देर में वो ठंडा पानी जो है वो गर्म हो जाता है, मतलब गर्म नहीं होता है बट थोड़ा उसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, और जो गर्म खाना होता है वो ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर हीट एक्सचेंज होता है ना। ठंडा पानी का जो बॉटल था उसने क्या किया, हीट को ले लिया है, इस वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ गया और इस टिफिन का टेम्परेचर कम हो गया। ठीक है, इसने एनर्जी गेन की और इसने एनर्जी लॉस की, टिफिन ने एनर्जी लॉस की। अब वही कंसेप्ट यहाँ पर कुछ हो रहा है ऐसा समझ के आप चलिए। दो चीजें हमने रख ली है आजू बाजू में, तो इसमें क्या होगा कि ये अपनी हीट एनर्जी इसे देगा और ये क्या करेगा, इससे हीट एनर्जी ले लेगा, इस वजह से इसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा और इसका टेम्परेचर कम होगा। ये प्रोसेस कब तक की चलेगी? जब तक कि बैलेंस टेम्परेचर सेम नहीं आ जाते, दोनों टेम्परेचर सेम नहीं आ जाते, तब तक की हीट एक्सचेंज की प्रोसेस चलती जाएगी। अब इसमें क्या होता है, अगर हम खुले प्लेसेस में ऐसा एक्सपेरिमेंट करें तो हमारे एनवायरमेंट से भी थोड़ा सा हीट आ जाएगा, तो हमको एग्जैक्ट समझ में नहीं आएगा कि इसने कितनी हीट लॉस की है और इसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है, ये हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसको एक इंसुलेशन बॉक्स में रख सकते हैं। ऐसा बॉक्स है कि जिसमें बाहर का ना हीट अंदर आएगा ना अंदर से हीट कोई बाहर जाएगा, मतलब कुछ लॉस या कुछ गेन एनवायरमेंट से नहीं होने वाला है, मतलब जो कुछ होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। तो इस केस में क्या होता है, एक दिया हुआ है, हीट एनर्जी लॉस बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, मैं लिख देती हूँ, आप देख सकते हैं। ये जो है आपको कहां पर दिखाई देगा, केवल इंसुलेशन बॉक्स में। अगर आप ये प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं उस समय पे, तो उस समय पे आपको देखिए पता चलेगा कि जितनी एनर्जी इसने लॉस की है उतनी ही एनर्जी, हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट, उतनी ही सेम एनर्जी इस कोल्ड ऑब्जेक्ट ने क्या की है, गेन की है। क्लियर? तो ये इज इक्वल टू रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, और इसी को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। पेपर में आता है ये क्वेश्चन, ये बना हुआ आता है और आपको इसे एक्सप्लेन करना होता है। तो इसका मतलब हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, ये हम वहां पर प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, उसे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो दिया है मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड क्या लिखा है, मिक्सिंग मेथड एंड। सो स्टूडेंट्स, इसके आगे जो है वो दिया है मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, मिक्सिंग मेथड और एंड कैलोरीमीटर। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट जो है वो काउंट करने वाले हैं ना, तो उसके लिए हमें कैलोरीमीटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कैलोरीमीटर में वाटर लेंगे। कैलोरीमीटर क्या होता है, तो वो अंदर की हीट बाहर नहीं जाने देता और बाहर की हीट अंदर नहीं आने देता। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस होगा वो अंदर के अंदर ही होगा। क्लियर? हमने क्या किया है, थोड़ा सा बुक में देख लेती हूँ, कुछ दिया है अलग। तो इफ अ हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट इज पुट इन अ वाटर इन अ कैलोरीमीटर, एक कैलोरीमीटर है। क्या होता है कैलोरीमीटर, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, पर फिर भी अभी समझने के लिए आप ऐसा समझो कि एक कंटेनर है जिसमें से हीट बाहर नहीं जाएगी और बाहर की हीट अंदर नहीं आएगी। तो एक ऐसा कंटेनर है जिसमें हमने वाटर भरा है और अब इसमें हम हॉट ऑब्जेक्ट डालने वाले हैं, कोई भी गर्म जो ऑब्जेक्ट है वो हम इसमें डालने वाले हैं। क्या होने वाला है इसके बाद, तो वो जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो अपनी हीट बाहर निकालेगा, है ना, हीट लॉस करेगा। किसे देगा वो, ऊपर से हमने क्लोज कर दिया है उस कैलोरीमीटर को। अब ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है ये अपनी हीट किसे देगा, वाटर को देगा, क्योंकि वाटर गर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ वाटर तो गर्म होगा पर कैलोरीमीटर जो है वो भी थोड़ी सी हीट लेगा। आप जैसे कप में चाय डालते हो तो वो कप भी गर्म हो जाता है ना, इसी तरीके से कैलोरीमीटर भी, उस वाटर गर्म हो जाएगा तो कैलोरीमीटर भी गर्म हो जाएगा। मतलब थोड़ी हीट जो है वो वाटर में गई और थोड़ी सी हीट जो है वो कैलोरीमीटर में गई। क्लियर? अब क्या दिया है कि दिस कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर। हाँ, ये कब तक कंटिन्यू होगा, जब तक के तीनों चीजों का टेम्परेचर एक जैसे नहीं आ जाता। मतलब हॉट ऑब्जेक्ट का भी टेम्परेचर, उस वाटर का भी और कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर समान नहीं आ जाता, तब तक कि ये प्रोसेस जो है हीट एक्सचेंज की चलती जाएगी। अब इसमें हमें देखना है हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट। किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट ने, जो भी हमने गर्म ऑब्जेक्ट डाला है, उसने कितनी हीट लॉस्ट की। तो हमें कैसे पता चलेगा उसने कितनी हीट लॉस्ट की, तो हीट गेन बाय वाटर इन कैलोरीमीटर, उस कैलोरीमीटर में जो पानी है उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की। मैं यहाँ बना देती हूँ स्टूडेंट ताकि ध्यान में आए, समझ में आए। ओके, ये हमारा कैलोरीमीटर है, हमने इसमें पानी भरा है और इसमें एक हॉट ऑब्जेक्ट डाल दिया, ये गर्म है। ठीक है, तो अब हमें अगर ये पता करना है कि
हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट, इस गर्म ऑब्जेक्ट ने कितनी हीट लॉस्ट की है, तो हम क्या करेंगे, हीट गेन बाय वाटर इन कैलोरीमीटर, इस कैलोरीमीटर में जो वाटर प्रेजेंट है उस वाटर ने कितना हीट गेन किया है, इसी के साथ साथ वाटर ने तो किया तो ये कैलोरीमीटर भी गर्म हुआ, प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। ओके, इस कैलोरीमीटर ने कितना हीट गेन किया है और इस वाटर ने कितना हीट गेन किया है, दोनों का एडिशन मतलब क्या होगा, हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट, है ना। ये आपको क्लियर हो गया है। फिर एक और दिया आपके बुक में, मैं थोड़ा देख लेती हूँ फिर से। हियर हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट, हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये हम कैसे निकालेंगे, इसे निकालने के लिए ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला हुआ, पर ये हर चीज को हमें निकालना होगा ना, तो हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, हम इसका मास लेंगे, ये कितने मास का लिया है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कौन सा मटेरियल है, ये कॉपर है, आयरन है या और कोई मटेरियल है, तो उसका स्पेसिफिक हीट हमें लेना पड़ेगा, फिक्स जो होता है, जो हमारे बुक में चार्ट में दिया हुआ है। उसके बाद डिक्रीज इन टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कितना डिक्रीज हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा। इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद हीट गेन बाय वाटर, ठीक है, हीट कितना मतलब गेन किया है, वाटर इन कैलोरीमीटर है क्या, वाटर इन कैलोरीमीटर होना चाहिए था, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। तो आपको समझना है कि हीट गेन बाय वाटर इन कैलोरीमीटर, कितना हीट गेन किया है, तो हम क्या करेंगे, हमने वाटर कितना लिया, उसका मास, उसकी स्पेसिफिक हीट और इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब वाटर का टेम्परेचर तो इंक्रीज हुआ होगा क्योंकि हमने यहाँ हॉट ऑब्जेक्ट डाला था, तो उसका जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है मतलब डेल्टा टी। इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वाटर ने कितना हीट गेन किया है, ठीक है। इसके बाद जो हीट थोड़ी बहुत कैलोरीमीटर ने की थी उसके बारे में हमें करना है, तो सेम फॉर्मूला लेंगे हम, हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, तो उसके लिए क्या करेंगे, मास ऑफ कैलोरीमीटर, जो कैलोरीमीटर का मास है वो उस जो मटेरियल से बना होगा उसकी स्पेसिफिक हीट, फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑब्वियसली कि जो कैलोरीमीटर है उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा तो हम इंक्रीज इन टेम्परेचर लेंगे। क्लियर। तो इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें हीट गेन बाय कैलोरीमीटर समझ में आएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला जनरल था, ये बस ओरली बताने के लिए था, और इससे हम स्पेशली इस फॉर्मूला में डालकर एक एक की वैल्यूज निकालेंगे। क्लियर। इसका जो आंसर आएगा वो इन दोनों का जो प्लस करेंगे वो आंसर होना चाहिए और होगा भी। क्लियर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपकी बुक में ही दिया है। आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट मैं आपको ये क्लियर करा दूं कि हीट लॉस बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट, उसके लिए हमने क्यू लिया है। हीट गेन बाय वाटर, हीट गेन बाय वाटर, इसके लिए हमने लिया है Q1, ये Q हो गया, और हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, इसके लिए हमने लिया है Q। तो Q कितना होगा, Q1 प्लस Q2। हीट लॉस बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट Q इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर इन कैलोरीमीटर Q1 प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर वाटर इन कैलोरीमीटर एंड हीट गेन बाय कैलोरीमीटर Q2, इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमें Q का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। यही दिया हुआ था। यूजिंग दिस इक्वेशन, इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड द कैलोरीमीटर आर नोन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड। अगर आपको वाटर का और कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट पता है तो आप उस ऑब्जेक्ट ने कितनी हीट लॉस की है तो हम ये निकाल सकते हैं, और स्पेसिफिक हीट, उस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कितनी थी वो भी हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में इतना ही, यहाँ पर ये पार्ट ओवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे और लाइक करके शेयर भी कर देंगे। थैंक यू, बाय।